जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सैनिक हैं, सरहद पर रहने वाले जवान हैं, सुखदेव सिंह इनका नाम है। और बड़े गर्व के साथ मुझे कहूँगा ये बात कि यहाँ पर लगभग 35-36 दिनों से जंतर मंतर के ऊपर जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, अपनी मांगों को लेकर के बहुत अच्छे से जो है सुखदेव जी ने उनको कंट्रोल किया है और मैनेज किया हुआ है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी गलत टिप्पणी ना निकल जाए। और क्योंकि अनेकों तरह के यूट्यूबर्स ने यहाँ पर आकर के माहौल ख़राब करने का भी प्रयास किया, और उसको सुखदेव जी आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने धरने प्रदर्शन को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। माहौल ख़राब करने का मतलब है कि किसी ने अनाप शनाप तरीके से बातें करी। मैं यूट्यूबर का नाम लूँगा, ना मैं वो बातें रखूँगा कि क्या बातें रखी थी, क्योंकि मैं किसी से पर्सनली टच नहीं देना चाहता। लेकिन फिर ये कहूँगा तमाम देखने वाले वीडियो देखने वाले यूट्यूबर जो भाई हैं यहाँ पर, मीडिया वाले जो भाई हैं यहाँ पर, पत्रकार बंधुओं से कि अनाप सवाल करने के बदले इनको सपोर्ट करो। और ये लोग वाकई में अपनी जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हैं। सुखदेव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दिनेश और पिंकी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज़ 24 चैनल का धन्यवाद, जो शुरू से लेकर 20 फरवरी से लेकर आप हमारे साथ जुड़े हो। हमारे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से आपकी हम लोग श्लाघा कर सकें। सही मायने में तो सर शब्द मेरे पास भी नहीं है, अगर जायज़ तरीके से देखें, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं सुरक्षित। और हम का मतलब है हम भारतवासी, मैं अकेला नहीं, मैं पत्रकार कम्युनिटी से हूँ, वो अलग चीज़ हो गई। हम भारतवासी वाकई में जब सुरक्षित है, जब सरहद पर आप खड़े हैं, तमाम पुलिसकर्मी हुए या जो भी विभाग है, सभी जब सुरक्षित है जब आप लोग वहाँ पर खड़े हैं। उसके बावजूद भी मतलब देखो, हम रोज़ एक ही सवाल करते हैं कि कब तक होगा, क्या होगा। मैं वो नहीं पूछूंगा, मैं जनरली एक बात पूछूंगा। तमाम तरह के आप लोगों के संगठन भी आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है फिर भी जो सरकार सुन नहीं रही आपकी? रीज़न क्या हो सकता है? देखिए दिनेश जी, आप जो है ना पत्रकार, वो एक 4th पिलर है, किसी का भी कह लो, चाहे वो सबका सैनिकों का कह लो या पूरी पॉपुलेशन का कह लो। हम इधर इतना टाइम हो गया हमें बैठे हुए, ये आप हमें उस दिन से कवर कर हमारी जो भी मन की बात जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, आप डेली हर रोज़ वो संसद, पार्लियामेंट या राज्यसभा तक पहुंचाते हो, ये हमें खबर है। और ये है सरकार नहीं सुन रही। सरकार के भी पास कई किस्म की उनकी प्री एंगेजमेंट है, वो पूरा करने के बाद में हो सकता है उनकी नज़र हमारे ऊपर आए और हमारी बात आकर सुने। हम इस आशा से ही इधर बैठे हुए हैं। नहीं, ठीक है, आप अपनी बातों को लेकर के सरकार को प्रॉपर तरीके से टारगेट नहीं कर रहे हैं कि भाई क्योंकि सरकार ने ही आप लोगों की अल्टीमेट तो लास्ट में सरकार नहीं सुननी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो एक बहुत बड़ी लापरवाही कहने में आएगा। मात्र 10 मिनट की दूरी यहाँ से है नहीं, लेकिन ठीक है, माना प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते, रक्षा मंत्री जी नहीं आ सकते, कोई तो आ सकता था। 30, 35, 36 दिनों तक कोई, अगर अभी यहाँ पर अनाप शनाप तरीके से कोई काम करने लग जाए धरने प्रदर्शन में और तुरंत यहाँ पे धरना ख़त्म कर दिया जाता है, तब सरकार तक वो बात पहुँच जाती है। लेकिन आप लोग अपनी बात रख रहे हो, बड़े विनम्र तरीके से रख रहे हो, तो कुछ नहीं है। नहीं, हम लोग एक डिसिप्लिन सभी एक्स-सर्विसमैन हैं। हम इधर बैठे हुए हैं, किसी हम लड़ाई झगड़े के लिए सरकार के ख़िलाफ़ कोई योजनाबद्ध तरीके से कि हम झगड़ा करेंगे, जल्दी बुलाएंगे, ये करेंगे, ये हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा सरकार के साथ है। बट उसमें क्या है कि सरकार ने जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर पूरा विश्लेषण करना है, उनके ऊपर पूरी कमेटी बिठाने के बाद में, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात है, एक नहीं है, 25-30 लाख एक्स सर्विसमैन जो अफेक्टेड हैं। इसके लिए हम लोग 97% ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और जो भी जितने भी अच्छे बेनिफिट थे वो 3% वाले ले गए हैं। वो भी सरकार को गुमराह करने के बाद में। सरकार के पास जो भी चीज़ जाएगी, सरकार उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको मानने के बाद में स्टैंप लगाएगी कि हाँ ये वाजिब है। पर वो जो लिखने वाले हैं उन्होंने हमारे बेनिफिट के साथ धोखा किया। उसी धोखे को लेकर हम सरकार से बेनती करने के लिए इधर जंतर मंतर में 20 तारीख से बैठे हुए हैं। अब 3 अप्रैल आप लोगों की एक बड़ी डेट है कि 3 अप्रैल को हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और एक ज्ञापन देंगे। क्या उसकी रणनीति क्या है 3 अप्रैल की? ये सरकार के ख़िलाफ़ एक रोष प्रकट करने का एक तरीका है कि अगर आप लोग डेली हर चीज़
जो उनके कानों तक पहुंचाते हो। तो हम ये समझते हैं कि सरकार बहरी तो नहीं है, सुन तो रही होगी। तो काश 3 तारीख का जो प्रोग्राम है वो इसी विषय में है। अगर वो मीडिया के थ्रू नहीं सुन सकती तो उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी हैं उनको हम विज्ञापन देते हैं कि वो अपने तौर पर सरकार को सीधा वो विज्ञापन जो हमारी जायज़ जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचाए। यही हमारी एक प्लानिंग है 3 अप्रैल की। इसमें भी मेरे को कहने में कोई दुराई नहीं कि न जाने कितनी तरह के धरने यहाँ होते हैं और कितनी तरह के ज्ञापन जो है सरकार तक पहुँचाए जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक ज्ञापन देने भर से आप लोगों की सुनवाई हो जाएगी? मैं तो चाहूँगा कि आपकी सुनवाई हो जाए। अगर 1% में लगा के चलता हूँ कि अगर इन केस भी नहीं होती है तो देखो, बैठे हैं इधर, हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। हम तो निम्रता से एक बेनती करने के लिए इधर बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी का बाप मर जाता है, वो अपने सिर का मुंडन करवा लेता है कि मेरा सिर से साया उठ गया है। तो क्या हम लोग भी फौजी आदमी यही काम करेंगे कि हमारे सिर के ऊपर सरकार का साया उठ गया है तो हम सरकार के प्रति दीवार में जाकर ही अपना हवन करने के बाद में मुंडन करवाएंगे? मतलब अब हम ये मान के चलें कि आपकी जो 1 रैंक 1 पेंशन की या MSP की या डिसेबिलिटी की जो मांग थी, उसको लेके पहले तो अधिकारी लोग दोषी थे। अधिकारियों ने जो आप लोगों के साथ छल किया या गद्दारी करी, उसके बाद जो सरकार आपकी नहीं सुन रही है, तब सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। सरकार के ऊपर अभी निशाना कोई नहीं साधा। जब सरकार नहीं आपकी सुन रही, ज्ञापन तो तभी दिया जा रहा है सड़कों पे उतर के। हाँ, ये एक हमारी मांगे मनवाने का तरीका है। सरकार को हम ये नहीं बोल रहे, हम इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है सरकार तक हमारी मांगे ना पहुंची हो। अगर उसके बावजूद भी, मैंने वही रखा 1% में लेके चलता हूँ, अगर ज्ञापन देने भर से भी सरकार आपकी बातों को सुनती नहीं है तो आप लोगों को क्या रहेगा? ये जितनी प्लानिंग है ना, वो एक हमारी कमेटी बनाई हुई है जी। वो उस कमेटी में फैसला करेंगे जी। एक इंडिविजुअल मैं इधर कोई फैसला नहीं कर सकता। जी, जी। क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के जितने साबका सैनिक हैं वो जुड़े हुए हैं। सभी के साथ सलाह मशवरा कर हम फर्दर हम ये कोई तोड़ फोड़ वाली कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, वो मैं भी नहीं कहूँगा, मैं भी नहीं चाहूँगा कि, और मैं निवेदन भी करूँगा 3 अप्रैल को जो बड़ी कॉल की गई है उसके अंदर किसी भी तरीके की हिंसात्मक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका भी रीज़न बता दूँ आपको, क्योंकि सरकार चाहती है किसी भी तरीके की ये लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति पैदा करें और इनको 2-4 लोगों को डंडे मार के जेल भेजा जाए और इन लोगों का धरना खत्म किया जाए। इसलिए निवेदन करूँगा किसी भी तरीके की हिंसात्मक गतिविधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा ही अपना नुकसान है, और हमारा नुकसान है मतलब हमारे ही पैसों का नुकसान है, क्योंकि भारत की अगर संपत्ति का नुकसान होता है तो हमारा ही नुकसान होता है। ये पब्लिक डीलिंग है जी। हम लोग जो बॉर्डरों के ऊपर खड़े रहते हैं ना, तब भी हम एक पूरी पब्लिक है जो उसको बचाने के लिए कि वो दुश्मन उनके ऊपर कोई वार ना कर सके। तो हम इधर जब पेंशन आ गए हैं तो हम ये प्रॉपर्टी जो इंडिया की या हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? हम तो उनको बचाने की कोशिश आप करेंगे। तो उनको बचाते हो, कोशिश भी नहीं, आप लोग तो बचाते हो बकायदा बॉर्डर पे खड़े होकर। हाँ, बचाते हैं। और जो इधर प्राइवेट सेक्टर में जितनी या पब्लिक सेक्टर में जितने भी उनकी प्रॉपर्टी है उनको भी हम डैमेज बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे सरकार हमारी सुने या ना सुने। कभी तो सरकार हमारी सुनेगी, इसी आशा से जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। एक और बात, जब आप लोग सेना के अंदर थे और अफसरों ने आप लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव किया या गद्दारी करी, क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? ये उनकी सोच नहीं है, उनकी सोच नहीं है, क्योंकि उनकी सोच इधर तक ही लिमिटेड है, सिर्फ पैसे ग्रैब करने तक की। सरकार ने पैसे दिए 23,000 करोड़ रुपया OROP 1 एंड OROP 2 के उपलक्ष्य में दिए। पर क्या है, सरकार ने जब दिए तो बुलाया किसको? कमेटियां किसकी बनाई? इन बड़े बड़े अफसरों की, जिनकी नीयत में खोट था, जिनके दिल काले थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने 100% कोशिश ये की कि पूरे के पूरे पैसे ग्रैब कर ये अपनी पॉकेट में डालने का नए तरीके उन्होंने ढूंढे, और इसीलिए JCO और अदर रैंक का कोई भी रेप उन्होंने नहीं बुलाया। और एक तो पेंशन किसी की बढ़ती है OROP 2 में, मैं एक ऐसा हूँ कि मेरी माइनस में है,
मेरी 1698 समथिंग जो है मेरी अकेले की नहीं, बहुत ही जेसीओस की जो है जवानों की भी है। और एक स्पर्श ऐसे एक टीम बना दी गई है जो एक एक्स सर्विसमैन के ऊपर एक धब्बा है, पता नहीं वो क्या किसने बनाई है और क्या है और किसको खुश करने के लिए बुलाई है ये भी पता नहीं है। पर उन्होंने भी मैसेज डाल कर कि आपका एक भी नया पैसा OROP2 में नहीं बढ़ा है, मैसेज भी दे रहे हैं और कुरेद रहे हैं, जले के ऊपर नमक छिड़क रही है स्पर्श वाली टीम भी। क्या जब आप लोग सेना के अंदर होते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जवान हैं जो काम कर रहे हैं अंदर, जवान और जेसीओ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ इस तरह का छल हो रहा है अंदर, वो आवाज़ नहीं उठा पाते क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है शायद कि क्या नाम है हमारे ऊपर किसी ना किसी तरह का अत्याचार और बढ़ जाएगा। अब आप लोग निर्भीक होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग सेना से निवृत्त हो चुके हैं। उन लोगों को आवाज़ उठाने भरते के लिए क्या कोई अंदर कमेटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जो केवल जवान और जेसीओ की समस्याओं को सुने? दिनेश गर्ग जैन जी, मैं आपसे बेनती करूंगा, हमारी बात करिए सबका सैनिकों की, इसमें उनको शामिल ना करें। अच्छा। जो ऑन सर्विस है, हम उनका दिल तोड़ना नहीं चाहते, क्यों कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, हम कर कर वापस आ गए हैं। इसलिए हम अपने बिल्कुल सिद्धांतक तरीके से ही इधर बैठे रहेंगे। हम बिल्कुल उनका बिल्कुल शब्द भी यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, हम कर कर वापस आ चुके हैं। ठीक है, देखिए आपको इन चीज़ों से समझना होगा कि इन्होंने अभी भी यही पक्ष रखा है कि क्या नाम है जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, जवान जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की आपत्ति या ना आए, क्योंकि इसके विषय में बात भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके विषय में बात करके कोई फ़ायदा नहीं। बात केवल है कि उनके और इनके हक़ की बात करने के लिए तैयार हैं, इसलिए क्योंकि ये सेना निवृत्त हो चुके हैं, इसलिए अपने हक़ की आवाज़ अब रख रहे हैं कि हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है वो ना हो, और जो भेदभाव हो रहा है वो भी ना हो। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें हम लोग चाहे विदाउट यूनिफॉर्म है, विदाउट बेल्ट हैं, पर हमारे सिद्धांत अभी भी वही एज ए पैट्रियट देशभक्ति के हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं कोई हमारी वजह से कोई गड़बड़ हो, बिल्कुल बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं। आजकल कोई भी ऐसा जवान नहीं है जो +2 नहीं है, ग्रेजुएट भी हैं। अभी जो सैनिक भर्ती किए गए हैं अग्निवीर के नाम के ऊपर, मेरा ख्याल है उसमें PhD भी होंगे, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे। सिर्फ 4 साल की सर्विस करने के लिए इतनी उनकी क्वालिफ़िकेशन है। तो ये कैसे हम सोच सकते हैं कि जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे? उनसे हज़ार गुना ज़्यादा हम लोग पढ़े लिखे हैं। अंग्रेज़ी बहुत आती है, बहुत बोलनी है। मैं ज़्यादा इस विषय में बात ना करूं तो अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ जो धोखा करने वाले हैं सभी अफसर नहीं हैं, कुछ चांद थे जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया, हमारी पीठ में छुरा घूंपा, उनके ऊपर हमने विश्वास किया। इधर ही 97% जंतर मंतर में उनका साथ दिया, पर उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। उस गद्दारी को सुलझाने के लिए ही हम जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग आपके ऊपर अभी सवाल निशान नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अभी भी एक भरोसा है कि आप इन लोगों की बात को सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने या भारत सरकार ने जो बैलेंस इन लोगों को दिया है OROP1 और OROP2 का, लेकिन जो जवान और जैसे उसका हक था वो नहीं मिल पाया, वो हक मारा गया बड़े अफसरों के द्वारा। इसलिए निवेदन करूँगा भारत सरकार से, मोदी जी से, ये लोग यहाँ पर पिछले 36 दिनों से धरने पर बैठे हैं, एक बार आकर इन लोगों की बात सुने और जो निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर की जाए। जिसका हक है, जिसका जितना हक है वो जरूर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक बात और कहूँगा, यदि वाकई आप भारतीय सेना से प्रेम करते हैं, भारत देश से प्रेम करते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को शेयर करने में संकोच ना करें। शेयर का बटन दबाकर इन भारतीय सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।